Good morning everyone. Hope you all are good. So in today's lecture we talk about chapter 18 Body Fluid and Circulation NCERT question answer. So let's get started without wasting our time. So first question is name the component of the formed element in the blood and mention one major use function of each of them. मेजर फंक्शन बताना है एक का। इसको स्टार्ट करने से पहले मैं एक और बात बोल दूं कि अगर आपने मेरे सारे लेक्चर देखे हैं, मैंने हर एक लेक्चर किसी न किसी रीज़न की वजह से अलग अलग बनाया है। उसके लिए ना, अगर आपने सारे इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अगर आपने सारे लेक्चर मेरे सुने हैं ना ध्यान से, आप ये क्वेश्चन आँख बंद करके कर सकते हो। इतना मुझे कॉन्फिडेंस है कि आप लोग कर लोगे, क्योंकि मैंने हर एक चीज़ एक अच्छी तरह से एक्सप्लेन करी है। और मेन मैं यही ध्यान रखती हूँ कि बच्चों को अलग से क्वेश्चन बनाने ना पड़े, उनको उसी के अंदर सब कुछ समझ आ जाए। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन यही है कि फॉर्म्ड एलिमेंट्स क्या है और इनके एक एक मेजर फंक्शन बताना है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि ब्लड के थ्री पार्ट्स हैं, प्लाज्मा, फॉर्म्ड एलिमेंट और फ्लूइड मैट्रिक्स। तो उसमें जो हमारे फॉर्म्ड एलिमेंट्स थे ना, उनका ही पूछा इन्होंने। कौन कौन से थे? इरिथ्रोकाइट्स, ल्यूकोकाइट्स और थ्रोम्बोकाइट्स। रेड ब्लड सेल, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। हमें इनका फंक्शन बताना है। हमें पता है आरबीसीज का फंक्शन क्या होता है कि ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो जाते हैं, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाते हैं जब हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है। फर्स्ट फंक्शन ये हो गया इसका। और ल्यूकोकाइट्स क्या क्या होता है? ल्यूकोकाइट्स जो हैं हमारे डिफेंस मैकेनिज्म में काम करते हैं, हमें बीमारियों से लड़ने में हेल्प करते हैं। थर्ड क्या था? थ्रोम्बोकाइट्स और ब्लड प्लेटलेट्स को कहते हैं। ये क्या करते हैं? कोगुलेशन में हमारी हेल्प करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन। हमने पढ़ा था कि प्लाज्मा में हमारे थ्री प्रोटीन्स हैं, फाइब्रिनोजन, फिब्रिनोजन, ग्लोबुलिनस एंड एल्बुमिनस। फिब्रिनोजन जो है हमारी क्लोटिंग डिसऑर्डर में हेल्प करता है। जब हमारी क्लोटिंग होनी हो तो उसमें जो ब्लड को रोकने के लिए फाइब्रिनोजन प्रोटीन काम आता है। सेकंड प्रोटीन था ग्लोबुलिनस। ग्लोबुलिनस का वर्क था हमारी डिफेंस मैकेनिज्म में। और एल्बुमिनस का था ऑस्मोटिक बैलेंस ऑफ द बॉडी, ताकि हमारे शरीर में कितनी पानी की कमी ना हो उसको ये कंट्रोल करता है। थर्ड है हमारे मैच में हम देखते हैं कि हमें कौन सा सही लगता है। पहला है कोगुलेशन, ब्लड का थक्का जमना। तो कौन हेल्प करता है इनमें से? आरबीसी? नहीं ना, प्लेटलेट्स हेल्प इन द कोगुलेशन। सेकेंड हमारा यूनिवर्सल रेसिप्टेंट। हमने ब्लड ग्रुप वाले में पढ़ा था कि यूनिवर्सल डोनर ओ ग्रुप को कहते हैं और ए बी ग्रुप को कहते हैं यूनिवर्सल रेसिप्टेंट। तो यहाँ पे ए बी दे रखा है, यूनिवर्सल रेसिप्टेंट हो जाएगा। रेसिस्ट इन्फेक्शन को रेसिस्ट तो वैसे मोनोकाइट और न्यूट्रोफिल्स करते हैं, बट यहाँ इन्होंने इजनोफिल्स दे रखा है, तो हमारे पास और कोई है भी नहीं, तो हमें तब ऐसे सिचुएशन में तो यही करना पड़ेगा। सेकेंड है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट। क्या होगा? सोचो। सिस्टोल। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट, सिस्टोल। यहाँ मैंने फील कर रखे हैं, बट मैं यहाँ से देख के नहीं बोल रही हूँ, मैं यहीं पढ़ रही हूँ। मुझे नहीं फ़र्क पड़ता कि यहाँ क्या लिख रखा है, मैं कई बार खुद ही गलत लिख देती हूँ, इतना मुझे पता है। ठीक है, नेक्स्ट है गैस ट्रांसपोर्ट। लिम्फ भी करता है और ब्लड भी करता है, तो क्या है इसमें? आरबीसी। तो आरबीसी क्या है? गैस ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू वी कंसिडर ब्लड एज कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है, ये हमने फर्स्ट लाइन में पढ़ा था चैप्टर स्टार्ट करते ही। अब हमें इसके बारे में और कुछ है तो पता नहीं, हमें ये पता है कनेक्टिव टिश्यू है। क्यों है? बिकॉज ये मेसोडर्मली डिराइव्ड है और इसमें बहुत सारे जो हैं सेल प्रेजेंट होते हैं ब्लड में। पढ़े ना आरबीसी कितने होते हैं? 1 लाख 3 लाख के करीब। तो इसमें प्लेटलेट्स होती है, आरबीसी होते हैं, डब्ल्यूबीसी 6,000 से 8,000 होते हैं, बहुत ज़्यादा है। ठीक है, और ये एबंडेंट है, ब्लड जो है एबंडेंट है। लिम्फ इतना काम नहीं था जितना ब्लड काम आता है। ठीक है, और क्या है? इनके अंदर न्यूट्रिएंट्स होते हैं। और ब्लड जो है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट की तरह भी काम करता है जब ये CO2 रिलीज करवाता है ना। तो कितने काम है, तो इसलिए इसको कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन लिम्फ एंड ब्लड, है ना, यही क्वेश्चन है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन लिम्फ एंड ब्लड। तो इसका आंसर तो मुझे आप लोग दोगे। ब्लड के फिर भी मैं वर्क आपको बता चुकी हूँ। लिम्फ क्या, आप लिम्फ वाले में से पढ़ लेना, बट मैं थोड़ा आइडिया दे देती हूँ कि ये जो है हमारे WBC की तरह भी काम करता है। बाकी आप इनका कलर के बेस पे डिफरेंस कर सकते हो, इनके वर्क के बेस पे डिफरेंस करके 3 पॉइंट तो आराम से बन जाएंगे इनके। इनका आंसर तो आप खुद ढूंढोगे। नेक्स्ट है सिक्स क्वेश्चन, वट इज़ द
वट इज मीन्ड बाय डबल सर्कुलेशन, वट इज इट्स सिग्निफिकेंस। सिग्निफिकेंस क्या है डबल सर्कुलेशन का? मैंने आपको भी लास्ट लेक्चर जो मैंने कंप्लीट किया जिसमें सारा चैप्टर उसी में ही बताया। डबल सर्कुलेशन 2 टाइप्स की है, पल्मोनरी एंड सिस्टमैटिक। पल्मोनरी से हमारा जो ब्लड है वो राइट वेंट्रिकुलर से जाएगा लंग्स में फॉर प्यूरिफिकेशन थ्रू पल्मोनरी आर्टरी, और सीधा जाएगा लंग से प्यूरिफाई होके लेफ्ट आर्ट्रियम में, जहाँ पे वो ऑक्सीजनेटेड होके कैरी करेगा, पल्मोनरी वेन्स उसको कैरी करेंगी। उसके बाद वो लेके जाएंगी लेफ्ट वेंट्रिकुलर में, और ये बैक फ्लो होके फिर हमारा जाएगा बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड। उसके बाद बॉडी से थ्रू द आर्ट्रियोल्स ये जाएगा सीधा राइट आर्ट्रियम में। ठीक है, इसको आपने 5 नंबर के अकॉर्डिंग लिखना है। और इसका सिग्निफिकेंस यही होगा कि इसमें ब्लड की मिक्सिंग नहीं होती और इससे ऑक्सीजन जो है पूरी तरह से यूटिलाइज हो जाती है हमारे पास। 7th क्वेश्चन है, राइट द डिफरेंस बिटवीन ब्लड एंड लिम्फ। ये यहीं से आप लोग कर लोगे। नेक्स्ट है ओपन एंड क्लोज सिस्टम ऑफ सर्कुलेशन। ये मैंने 4th चैप्टर एनिमल किंगडम में भी बताया था। ओपन और क्लोज में, ओपन में क्या होता है? ओपन में जो है खाली हार्ट से फ्लो होता है ब्लड। क्लोज में क्या होता है? हार्ट विद आर्ट्रियोल्स, है ना। उसके बाद ये सर्कुलेशन जो ओपन सर्कुलेशन है ये स्लोअर होती है और लेस एफिशिएंट होती है, और क्लोज जो है सर्कुलेशन रैपिड होती है, हर टाइम होती है और इफ़िशिएंट होती है। ठीक है, और कुछ आप एग्जांपल भी दे सकते हो, जैसे कि ओपन में जो है वो हमारे जो पहले के फाइलम्स हैं उनमें होती है, जैसे कि मोलस्क और आर्थ्रोपोड्स में। और क्लोज किस में होती है? कॉर्डेट्स में। भाई हम लोग हैं कॉर्डेट्स में, एनालिड्स, इन सब में होती है। नेक्स्ट है सिस्टोल एंड डायस्टोल। सिस्टोल इज द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट, यहाँ भी किया ना, सिस्टोल इज द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट एंड डायस्टोल इज द रिलैक्सेशन ऑफ द हार्ट। फर्स्ट तो यही आएगा कि कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द चैम्बर ऑफ द हार्ट इज सिस्टोल एंड रिलैक्सेशन ऑफ द वेंट्रिकुलर ऑफ द हार्ट इज डायस्टोल। इसमें आप लोग इतना ही कर सकते हैं, और आगे आप कुछ भी लिख सकते हैं सिस्टोल में, ये क्यों होते हैं, कैसे होते हैं। इसमें जो सिस्टोल है ना, इसमें प्रेशर इंक्रीज होता है। मैंने आपको बताया था ना कि जैसे ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वेल एकदम खुलती हैं जब सारा ब्लड उसमें फ्लो हो जाता है और फिर वो एकदम से बंद हो जाती हैं। ठीक है, जब सारा ब्लड वेंट्रिकुलर में चला जाता है। तो आप लोग यही लिख सकते हो, सारा एनसीईआरटी बेस लिखना है, कुछ आउट ऑफ सिलेबस तो है नहीं। नेक्स्ट है पी वेव और टी वेव। पी वेव जब स्टार्टिंग की पी वेव है तो वो क्या डिस्क्राइब करेगी? यानी कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द आर्ट्रिया, कॉन्ट्रैक्शन दिखाएगी। और टी वेव क्या दिखाती है? रिलैक्सेशन ऑफ वेंट्रिकुलर, रिलैक्सेशन ऑफ वेंट्रिकुलर दिखाएगी। और पी वेव क्या करेगी? ब्लड को पंप करेगी आर्ट्रिया से वेंट्रिकुलर में, जबकि टी वेव जब होएगी वो रिसीव करेगा आर्ट्रिया से ब्लड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डू वी कॉल आवर हार्ट मायोजेनिक। मैंने अभी आपको लास्ट लेक्चर में बताया कि हमारे हार्ट के पास जो है कार्डियक मसल जो है हमारी ऑटो एक्साइटेबल होती हैं, अपने आप अपना काम कर लेते हैं विदाउट एनी एक्सटर्नल स्टिमुलाई, इसलिए हमारे हार्ट को जो है मायोजेनिक कहा जाता है। साथ ही हम ये लोग ये कह सकते हैं कि जो सीनो आर्टियल नोड है वो कैपेबल होता है इसको सिग्नल देने के लिए हार्ट वॉल तक की, जिससे क्या होता है हार्ट बीट हमारी इंक्रीज होती है ऐसे जब चलता है। एज द कार्डियक इम्पल्स इनिशिएट द कार्डियक मसल इट इज़ रेफर्ड टू एज मायोजेनिक। यानी कि जब हमारी कार्डियक मसल इसको सिग्नल देंगी तभी तो ये एक्ट करेगा, तभी इसको पेस मेकर सॉरी मायोजेनिक कहा जाता है हार्ट का। नेक्स्ट है, साथ ही हम इसमें ये भी ऐड कर सकते हैं कि हमारा हार्ट ऑटो एक्साइटेबल तो है, लेकिन इसके फंक्शन को मॉडरेट कौन करता है? न्यूरल और हार्मोनल मैकेनिज्म इसको कंट्रोल करता है, इसलिए इसको मायोजेनिक भी कहा जाता है। नेक्स्ट है 10th, सीनो आर्टियल नोड इज कॉल्ड द पेस मेकर ऑफ आवर हार्ट। क्यों कहा जाता है इसको पेस मेकर ऑफ हार्ट? जो सीनो आर्टियल नोड है ना, SAN, ये एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है बिना किसी एक्सटर्नल स्टिमुलाई के। हमने ये पढ़ा है अपने नोट्स में कि जो SAN है वो बिना किसी एक्सटर्नल स्टिमुलाई के एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है, जो 70 से 75 होते हैं पर मिनट में। ठीक है, यानी कि ये कॉन्ट्रैक्टाइल एक्टिविटी, रिदमिक कॉन्ट्रैक्टाइल एक्टिविटी बताते हैं हमारे हार्ट की, इसलिए इसको कहते हैं पेस मेकर ऑफ द हार्ट। यानी कि 72 टाइम्स जो है 1 मिनट में हमारा दिल धड़कता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड एंड एट्रियोवेंट्रिकुलर बंडल इन द फंक्शन ऑफ हार्ट।
पहली बात तो एवीएन जो है एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड, वो वर्क ही तब भी करेगा जब एसएन उसको सिग्नल देगा। एसएन सिग्नल देगा एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड को, उसके आगे जो दो डिफरेंट पार्ट्स में इनिशिएट होगा उसको कहेंगे एट्रियोवेंट्रिकुलर बंडल। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि हमारा जो एट्रियोवेंट्रिकुलर बंडल है ना, वो एवी नोड को जनरेट करेगा। ठीक है, हमारे कार्डियक इम्पल्स जाएंगे वेंट्रिकुलर के पास, और वेंट्रिकुलर जो है एसएन से सिग्नल लेता है, हमने ये पढ़ा है, जिससे क्या है स्टिमुलेट करेगा उसको वर्क करने के लिए अदर पार्ट्स ऑफ द हार्ट को। ये हमारे हार्ट को पहले एसएन एवीएन को सिग्नल देगा, जिससे क्या होगा हार्ट के पास सिग्नल जाएंगे फॉर वर्क, जिससे क्या होगा हार्ट बीट होगी। तो इससे ही ये ऐसे ही हेल्प करेगा फंक्शनिंग ऑफ हार्ट में। एसएन से सिग्नल लेके एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड से जो आगे फाइबर्स हैं एट्रियोवेंट्रिकुलर बंडल बन रहे हैं, वो क्या ऐसे बढ़ जाएंगे आपस में वेंट्रिकुलर के साइड्स में, जिससे क्या होगा हार्ट की मसल्स जो है फंक्शन करने के लिए एक तरह से मैसेज मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन अ कार्डियक साइकिल एंड कार्डियक आउटपुट। इससे आसान क्वेश्चन तो इस चैप्टर में हो ही नहीं सकता। कार्डियक साइकिल मैंने आपको बहुत आराम से समझाया था कि 0.8 सेकंड का होता है, 3 स्टेप्स में बना है, आर्ट्रियल सिस्टोल और वेंट्रिकुलर सिस्टोल और जॉइंटेड डायस्टोल। ठीक है, कार्डियक साइकिल में आप ये सब लिख दोगे। और कार्डियक आउटपुट स्ट्रोक वॉल्यूम, जितना ब्लड 1 मिनट में जितना कर रहा है रिसीव, उसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे स्ट्रोक वॉल्यूम से तो कार्डियक आउटपुट आ जाता है हमारे पास। नेक्स्ट है एक्सप्लेन द हर्ट साउंड। 2 हर्ट साउंड है, लब एंड डब। कब निकलती हैं? जब ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वेव बंद होएगी तो लब, और अगर सेमिल्यूनर वेव बंद होएगी तो डब। सुनी है ना, मैंने आपको एक्सप्लेन भी की थी, तभी मैंने अलग अलग लेक्चर बनाए थे ताकि किसी को कोई दिक्कत ना हो और कोई मुझे कमेंट करने का मौका ही ना दे। नेक्स्ट है ड्रॉ अ स्टैंडर्ड ईसीजी एंड एक्सप्लेन द डिफरेंट सेगमेंट इन इट। ईसीजी क्या है ये पढ़ी थी हमने, पढ़ी थी, PQRST। इसकी हर पीक अलग अलग मीनिंग इंडिकेट कर रही है। यहाँ से फिर वैसे ही P आर्ट्रियल सिस्टोल, Q आर्ट्रियल रिलैक्सेशन और वेंट्रिकुलर सिस्टोल, S आते आते वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन स्टार्ट, टी पे आता था दोनों की जॉइंटेड डायस्टोल, दोनों रिलैक्सेशन में चले गए। यहाँ से फिर आर्टरिया कॉन्ट्रैक्ट, ये तब हुआ। ये क्वेश्चन भी इससे रिलेटेड है जब एस एन एस सिग्नल जनरेट किए, एट्रियो वेंट्रिकुलर ने उसको एक्सेप्ट किए, आगे वो वेंट्रिकुलर जो बंडल थे उनमें बटा, हार्ट की मसल को सिग्नल पहुंचा, हार्ट बीट किया, तो ये सब बना। ठीक है, ये थी ड्रॉ कर दी ईसीजी, और इसके सेगमेंट को हमने एक्सप्लेन किया कि पी जो है आर्टरियल सिस्टोल है, क्यू पे आके आर्टरियल डायस्टोल, और यहाँ पे आके वेंट्रिकुलर डायस्टोल, और यहाँ पे आके दोनों जॉइंटेड डायस्टोल। इन सब को आपने अच्छे से एक्सप्लेन करना है। आपकी एनसीईआरटी में ही आपको मिल जाएगा अब पी वेव से लेके टी वेव तक का सब कुछ, सब यहाँ पे आपको मिल जाएगा। इसका ये डायग्राम भी है। सारे क्वेश्चन लगभग आपके हो गए, लगभग क्या सारे हो गए। सो अगर कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके फिर भी पूछ सकते हैं, बाकी मुझे नहीं लगता कोई नीड होगी। और जो क्वेश्चन मैंने यहाँ पे छोड़ा लिम्फ और ब्लड के बीच में डिफरेंस, वो आप ज़रूर करना। जो भी मैंने लेक्चर अलग बनाया है कार्डिक साइकिल से रिलेटेड, डबल सर्कुलेशन से रिलेटेड और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ से रिलेटेड, उनसे आपको ये सारे क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।